एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एम्बोलिज्म क्या होता है। एम्बोलिज्म एक प्रोसेस है जिससे पार्शियली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सम पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय एनी मास कैरीड इन द सर्कुलेशन। यानी बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, सीवीएस के अंदर हो रहा है, हार्ट के अंदर हो रहा है। या तो वो पार्शियल टाइप का होगा या कंप्लीट, किसकी वजह से, किसी भी मास से जो सर्कुलेशन में कैरी होके वहां पर आके अटक गया है। ठीक है, तो एम्बोलिज्म इट इज अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन सम पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय एनी मास कैरीड इन द सर्कुलेशन। जो ट्रांसपोर्टेड इंट्रावैस्कुलर मास होता है वो डिटैच होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन, उसे बोलते हैं एम्बोलस। ज़्यादातर मोस्ट यूजुअल जो फॉर्म है एम्बोलाई की 90% क्या होते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलाई, यानी वो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम थ्रोम्बाई और देयर पार्ट डिटैच फ्रॉम द वेसल वॉल। तो ये हुई बात एम्बोलिज्म की कि एम्बोलिज्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्बोलिज्म कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स से बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द मैटर एंड वेदर दे आर इन्फेक्टेड और नॉट, देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म एंड द फ्लो ऑफ ब्लड, ये 4 तरीके के होते हैं। सिंपली आप समझे, एम फॉर मैटर, आई फॉर इन्फेक्टेड है या नहीं, एस फॉर सोर्स क्या है एंड द एफ फॉर फ्लो क्या है ब्लड का, उस एतबार से अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैटर इन द एम्बोलाई। मैटर क्या है, एम्बोलाई के अंदर कितने तरीके के एम्बोलिज्म होते हैं। सॉलिड एम्बोलिज्म होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसियस। सॉलिड फॉर एग्जांपल जैसे डिटैच थ्रोम्बाई, थ्रोम्बोएम्बोलाई, एथ्रोमेटस मटेरियल है, ट्यूमर सेल क्लम्प्स हैं, टिश्यू फ्रैगमेंट्स हैं, पैरासाइट हैं, बैक्टीरियल क्लम्प्स हैं या फॉरेन बॉडीज, ये होते हैं सॉलिड एम्बोलिज्म। लिक्विड जो होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे फैट ग्लोब्यूल्स, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर बोन मैरो में की वजह से जो देखने को मिलते हैं। गैसियस जो होते हैं किस वजह से होते हैं, एयर की वजह से या और कुछ गैसेस होती हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट जो इसकी टाइप होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। तो 2 तरीके के होते हैं, ब्लैंड एंड सेप्टिक। ब्लैंड बोलते हैं जब वो स्टेराइल होंगे, सेप्टिक बोलेंगे जब वो इन्फेक्टेड होंगे। नेक्स्ट डिपेंड करता है इसका टाइप ऑन द सोर्स ऑफ एम्बोलाई, क्या सोर्स है। अगर कार्डियक एम्बोलाई होते हैं तो वो ज़्यादातर आते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से। फॉर एग्जाम्पल एम्बोलाई ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द एट्रियम एंड एट्रियल अपेंडेजेस, infarct in the left ventricle and the vegetation of the endocarditis. आर्टेरियल एम्बोलाई जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे सिस्टेमिक आर्टरीज इन द ब्रेन, स्प्लीन, किडनी एंड इंटेस्टीन। वेनस एम्बोलाई कहाँ से आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी, और जो लिम्फोटिक एम्बोलाई होते हैं वो भी अगर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ एम्बोलाई, कहाँ कहाँ से कार्डियक एम्बोलाई हैं, आर्टेरियल एम्बोलाई हैं, वेनस एम्बोलाई हैं या लिम्फेटिक एम्बोलाई। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, हमने बताया कि कितने टाइप के एम्बोलिज्म होते हैं। नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो कैसा है ब्लड का, उस एतबार से भी कौन कौन से होते हैं एम्बोलिज्म। पैराडॉक्सिकल जिसे बोलते हैं क्रॉस एम्बोलस, एक रेट्रोग्रेड एम्बोलस होता है। पैराडॉक्सिकल उसे बोलते हैं जब एम्बोलस जो होता है, एम्बोलस विच इज कैरीड फ्रॉम द वेनस साइड से अगर वो आर्टेरियल साइड में आता है, या वाइस वर्सा, यानी आर्टेरियल साइड से वेनस साइड में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू एट्रियोवेनस कम्युनिकेशन, जैसे कि पेटेंट फोरामेन ओवेल में होता है, या फिर सेप्टल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो एम्बोलस होगा उसे बोलेंगे पैराडॉक्सिकल और क्रॉस एम्बोलस। रेट्रोग्रेड एम्बोलस क्या होता है, रेट्रोग्रेड एम्बोलस बोलते हैं जब कोई एक एम्बोलस ट्रेवल करता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो फ्लो है उसके अगर अगेंस्ट ट्रेवल कर रहा है एम्बोलस, तो उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड एम्बोलस। फॉर एग्जाम्पल मेटास्टेटिक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटास्टेटिक डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं स्पाइन के अंदर फ्रॉम द कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट देखते हैं कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इट इज द डिटैच्ड थ्रोम्बस और ए पार्ट ऑफ थ्रोम्बस constitute the most common type of thrombus. पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इट इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमनली जो देखने को मिलता है, एंड फेटल फॉर्म है ये वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यानी ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कौन सा एम्बोलिज्म है, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। ये सबसे ज्यादा कॉमन और फेटल फॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अक्लूजन हो जाता है पल्मोनरी आर्टेरियल ट्री का, किसकी वजह से, थ्रोम्बोएम्बोलाई की वजह से। अब क्या कॉज है, किस वजह से ये पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है जो हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं, बेड रिटन पेशेंट, उनके अंदर देखने को मिलता है। थ्रोम्बाई जो होते हैं ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से, लार्ज वेन ऑफ द लोअर लेग, 95% ये वहीं से आते हैं। थ्रोम्बाई इन द वेरिकोसिटीज ऑफ द सुपरफिशियल वेन ऑफ द लेग एंड द पेल्विक वेन लेस कॉमनली वहाँ से आते हैं। ठीक है,
उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस तरीके से डेवलप करते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिस दैट फ्लो थ्रू द वेनस ड्रेनेज इनटू द लार्जर वेन ड्रेनिंग इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये कह रहे हैं जो थ्रोम्बोएम्बोलिस फ्लो करते हैं फ्रॉम वेनस ड्रेनेज से फ्लो करके आते हैं लार्जर वेन के अंदर, वो ड्रेन करते हैं जाके कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर। लार्ज थ्रोम्बस जो होते हैं वो इम्पैक्ट कर जाते हैं एट द बाइफर्केशन ऑफ द मेन पल्मोनरी आर्टरी, जिसे बोलते हैं सैडल इम्बोलस, और मे बी फाउंड इन द राइट वेंट्रिकल और इन द आउटफ्लो ट्रैक, या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाके अटक जाएंगे, या फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, या फिर उसके आउटफ्लो के ट्रैक में जाके वहां पे इम्पैक्ट कर जाते हैं। मल्टीपल इम्बोलाइज ज्यादातर देखने को मिलते हैं एंड इम्पैक्टेड इन अ नंबर ऑफ वेजल, बहुत सारी वेजल्स में इम्पैक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली इफेक्ट किसे करते हैं, लोअर लोब ऑफ द लंग्स को। ये खास बात है, जाके कहाँ इफेक्ट करते हैं, जो लोअर लोब होती है लंग्स की। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म दे रेयरली देखने को मिलता है, मे अकर बाय पैसेज ऑफ एन embolus from the right side of the heart into the left heart, किससे, थ्रू सेप्टल डिफेक्ट। इन दिस वे पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है में रीच कर जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सडन डेथ हो सकती है, एक्यूट कॉर्परमिलेन हो सकता है, राइट हार्ट फेल्यूर ड्यू टू इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंट, पल्मोनरी इन्फाक्शन हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, रिजोल्यूशन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अच्छा, अगर ये जो हम बात कर रहे हैं सडन डेथ, ये सडन डेथ किस वजह से होती है, जब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, किस वजह से, फ्रॉम द इंटेस्टिनियस डेथ में देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी जब चेस्ट पेन नहीं देखने को मिलता है, डिस्निया नहीं देखने को मिलता, अगर कुछ थोड़ी बहुत देर हो रही है, ठीक है ना, डेथ में, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसे डेवलप होते हैं जो बिल्कुल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे रिजेंबल करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, शॉक होगा, एक्यूट कॉर्परमिलेन भी हो सकता है, जब बहुत सारे इम्बोलाई जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं मेन मोस्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन को, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट राइट हार्ट फेल्यूर होता है, इसे बोलते हैं कॉर्परमिलेन। एंड दूसरा जो मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए क्या होते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस रिलीज होते हैं फ्रॉम द प्लेटलेट्स और बाय द रिफ्लेक्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पल्मोनरी वेजल्स। पल्मोनरी इन्फाक्शन कब होता है, पल्मोनरी इन्फाक्शन जो होता है जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्मॉल साइज की पल्मोनरी आर्टेरियल ब्रांचेस का, तो उसकी वजह से पल्मोनरी इन्फाक्शन होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी इन्फाक्शन होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जब पल्मोनरी इन्फाक्शन होता है, चेस्ट पेन होगा किसी वजह से, फिब्रिनस प्लोराइटिस की वजह से, मोप्टाइसिस होगी, डिस्निया होगा, और क्या होगा, डिस्निया किस वजह से होता है, ड्यू टू द रिड्यूस फंक्शनिंग ऑफ द पल्मोनरी पैरेन्काइमा। अब ये पल्मोनरी हेमरेज कैसे होता है, पल्मोनरी हेमरेज जब होता है जब भाई टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल पल्मोनरी हेमरेज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी हेमरेज होता है। और जब टर्मिनल बेसिकली आपने पल्मोनरी इन्फाक्शन में और पल्मोनरी हेमरेज में दोनों में क्या याद रखना है कि पल्मोनरी इन्फाक्शन के अंदर स्मॉल साइज की बहुत, जब पल्मोनरी आर्टेरियल ब्रांचेस का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो पल्मोनरी इन्फाक्शन होगा, और अगर जब टर्मिनल ब्रांचेस का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो पल्मोनरी हेमरेज होता है, ठीक है। उसमें क्लिनिकल फीचर वही हेमोप्टाइसिस होगा, डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगा, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द पल्मोनरी हेमरेज की वजह से। और रेजोल्यूशन क्या होता है, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलाई जो होते हैं 60 to 80% जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजॉल्व कर जाते हैं बाय द फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी, एंड दीज पेशेंट आर क्लिनिकली साइलेंट रहते हैं ओइंग टू द ब्रोंकियल सर्कुलेशन, सो दैट लंग्स पैरेन्काइमा जो होता है एडिक्वेटली परफ्यूज होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक और कोरपरमिलेल पल्मोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये भी जो होती है कॉन्सिक्वेंस के तौर पे डेवलप कर सकती है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि एम्बोलिज्म क्या होता है, और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से आप क्या समझते हैं, एम्बोलिज्म कितने टाइप का होता है, और उसकी क्या किस किस कैटेगरी पे उन्हें क्लासीफाई किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी सिस्टेमिक एम्बोलिज्म क्या है, एयर एम्बोलिज्म क्या है, और डिकम्प्रेशन सिंड्रोम क्या है, डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।